2012 में ही मैंने बीएड कंप्लीट किया था और 2012 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो हमारे मित्रजनों में ये चर्चा हुई कि अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई है, अब नौकरी तो हम लोगों को मिलेगी नहीं, नौकरी तो अब उनको मिलेगी जो पैसा दे करके नौकरी पाएंगे। कई बार लोगों ने कहा भी कि आप में आपके पिताजी में बड़ा अंतर है, पिताजी बहुत तेज थे। मैं खुद एक ऐसे कक्ष में बैठा था जहाँ बोल बोल करके नकल कराई जा रही थी। तो आपको लगता है कि जो अब धमाके के पीछे जो लोग थे उनको नया हुआ है, उनको सजा मिली है? भारत जो है ना एक सनातन संस्कृति का देश रहा है और बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया में सनातन को मानने वाले लोग ही रहे। ये देश ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम इस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि इस्लाम का पूरे दुनिया में परचम होगा? अगर इस सोच के साथ जी रहे हैं आप, तो आप मानवतावादी सोच के साथ नहीं है। परिवार के 15 सदस्य 2 कमरों के अंदर रहा करते थे। जब हमारे पिताजी का जब ये मर्डर हुआ था, तो मुझे आज भी याद है, एक शब्द बिल्कुल नया हमारे लिए था। वो शब्द था बदला। वहां पर बैठे हुए, इस भीड़ के अंदर बैठे हुए तमाम लोग ये प्रश्न हमसे कर रहे थे कि पिताजी के साथ जो हुआ उसका बदला लोगे या नहीं लोगे। नमस्कार, मैं आकाश भारती स्वागत करता हूं हमारे चैनल आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स में। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनकी प्रेरित और विरासत उनके पिताजी से रिलेटेड है। आज हमारे साथ में है राहुल सोनकर, बिल्लौर विधायक। मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। उससे कैसे हैं राहुल जी आप? बढ़िया एकदम ठीक। आप अपने क्षेत्र से, निर्वाचित क्षेत्र से विधायक हैं और पहली बार आप चुने गए, आपको कैसा अभी लग रहा है इस टाइम? अब देखिए, पहली बार जीते हैं तो चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को भी मिल रही है और सीखता आदमी आजीवन है। जब तक उसका जीवन है तब तक कुछ ना कुछ नया सीखने को उसको मिलता रहता है। तमाम तरह के ऐसे मामले आते हैं जिनको समस्या को हल करने में कम समय लगता है और कई ऐसे मामले आते हैं जिनको काफ़ी समय भी लग जाता है और कई समस्याएं हल भी नहीं हो पाती। आपसी विवाद के मामले मामूली है, वो तो प्रतिदिन हमारे पास आते हैं। ऐसे मामलों में प्रयास ये रहता है कि जो व्यक्ति सही है उसको न्याय मिले, प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से। वर्तमान सरकार का भी ये उद्देश्य है, इसमें जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसको न्याय मिले और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, सामाजिक और ताना बाना बना रहे, उसको भी प्राथमिकता हम लोग देने का काम कर रहे हैं। जब पहली बार आपको टिकट मिली तो आपको कैसा अनुभव हुआ कि आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? तो किस चुनौतियों का आपने सामना किया? जब राजनीति की शुरुआत में मैं आया था तो एक कार्यकर्ता के रूप में, मंडल के पदाधिकारी के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। उस काम करने के दौरान बहुत सी चुनौतियां नहीं आई, चूँकि पार्टी के तरफ से जो आदेश होता था उन कार्यक्रमों को हम लोग करवाते थे। उन आंदोलनों में हम लोग सक्रिय हो जाते थे, क्योंकि उस समय सपा की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ना आए कम से कम 15 साल हो चुका था। तो संघर्षों का पर्याय इतिहास 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया। हर मोर्चे पर हम लोग जनता के हित के लिए, न्याय के लिए डटे दिखे। चाहे थानों की बात करें, तहसील की बात करें, विद्युत आपूर्ति का विषय भी महत्वपूर्ण रहा पूरी सरकार में, हम लोग उस पर भी सरकार को घेरने का काम करते रहे जी। और जनता के हित के लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया था। बाद में जब हम लोग आगे बढ़े, विधानसभा क्षेत्र में हमने एक लक्ष्य लिया कि इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टी दे, ऐसा मन बनाया था। तो जब विधानसभा बिल्लौर में सक्रियता बढ़ाई थी, उसमें अनुमान नहीं था, लगता था कि भाई पिताजी 1993 में चुनाव लड़े हैं, सबसे कम मतों से हारने वाले प्रत्याशी रहे और सबसे अच्छा चुनाव लड़े थे। 2017 के चुनाव के पहले 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की वहाँ परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं रह पाई, या कह सकते हैं कि अच्छा कैंडिडेट वहाँ नहीं मिल सका। भारतीय जनता पार्टी का वो समय इतना अच्छा नहीं था और संघर्षों का समय था। 2017 में जब आया तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया जा सकता है। क्षेत्र में लोगों से बातचीत की, लोगों से मिलना शुरू किया, तो आश्चर्य हुआ कि इतने समय बाद भी पिताजी को लोगों ने अपने यादों में संजो करके रखा हुआ था। पिताजी चुनाव लड़ने आए थे तो उनकी तमाम सी बातें उन्होंने बताई, वो किस तरह से चलते थे, किस तरह से बात करते थे। कई बार लोगों ने कहा भी कि आप में आपके पिताजी में बड़ा अंतर है, पिताजी बहुत तेज थे।
तो ये बिल्कुल सही बात है कि पिताजी तेज थे और उनके अंदर एक अलग ही प्रतिभा थी। मेरी दादी बताती हैं कि हमारे पिताजी को बहुत सी चीज़ों का ज्ञान था। स्कूल कम ही जा पाए, शिक्षा कम ही मिली, लेकिन उन्हें जीवन का बहुत ज़्यादा अनुभव था, जिसको कहते हैं नहीं, पढ़े कम है लेकिन कढ़े ज़्यादा है। जी जी जी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से अनुभव प्राप्त किए थे और उन अनुभवों के आधार पर तमाम बार कई मुसीबतों से वह स्वयं भी बचते थे और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करते थे। समाज में अच्छे काम करने का एक प्रण लेकर के उन्होंने नगर निगम का भी चुनाव लड़ा था। उसमें भी वह अच्छे बहुमत से विजयी हुए थे। यहाँ पर जब बिल्हौर में भी चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने का वो जो अंदाज था वो इतना अलग था कि लोग उसकी चर्चा 2017 में, जब मैं पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में 16 में सक्रिय हुआ था, 17 के चुनाव को मैंने देखा। उसमें भगवती प्रसाद सागर जी 3 बार के विधायक थे बहुजन समाज पार्टी से, उनको मौका मिला था। उन्होंने भी 33-34 हज़ार मतों के अंतर से चुनाव को जीता था। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार वापसी करी थी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। जनता ने उस सरकार को कहीं ना कहीं बहुत समर्थन दिया। जनता सरकार के कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रही। वास्तविकता में लोगों को लगा कि हाँ, पुनः एक ऐसी सरकार रही है जो दृढ़ निश्चयी है, कठोर निर्णय लेने में सक्षम है जी। और उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में पुनः हमारी सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और साथ ही साथ जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उस सदन में मुझे भी बैठने का अवसर इस देश की जनता, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दिया है। ये मेरा परम सौभाग्य है एक ऐसे पिता के पुत्र होना, और जिस पिता को लोगों ने सालों साल याद में सजो करके रखा। मैं कह सकता हूँ कि पिताजी का जो चरित्र था, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मेरे सामने नहीं आए। कुछ समय तक, जब तक टिकट नहीं मिली थी, तब तक लगा कि हाँ, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग लाइन में थे, बहुत अच्छे बड़े पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के थे, वो भी लाइन में थे। लेकिन जब टिकट मुझे मिल गई तो मुझे मेरे सामने विजय निश्चित रूप से नजर आ रही थी, कोई इसमें संशय नहीं था। और कहीं ना कहीं परिणाम भी इस ओर इशारा करते हैं कि कोई संशय वास्तविकता में नहीं था। 43,000 प्लस का मार्जिन लेकर के हम लोग विजयी हुए थे। जनता ने बहुत बड़ा समर्थन और बहुत विश्वास जताया था, और उस जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। सरकार की बहुत सी योजनाएं अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास रहता है। बहुत से ऐसे काम जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव है, ऐसे काम हो जाएं, इसकी भी प्राथमिकता रहती है। बार बार समय लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हमारे जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सभी से संपर्क में रहता हूं कि क्षेत्र का कुछ ना कुछ विकास कार्य, कुछ समस्याओं का निदान समाधान होता रहे। जो आपने भी बोला कि 2016 में आप सक्रिय हुए थे, आप संगठन में कब जुड़े और फिर संगठन से जुड़ने के बाद में आप विधानसभा के टिकट तक का क्या सफर रहा? किस तरीके से टिकट में आपने का आने का प्रयास किया है आपने? कि जब 2012 में मैंने बीएड कंप्लीट किया था, जी जी जी। तो उसके बाद पहले से भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरा बैठना हुआ था जी। कई मैंने पास भी करी थी, कई में सफलता नहीं मिल पाई थी। जब बीएड करने के बाद एक बार लगा कि कुछ राजनीतिक सक्रियता मेरे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना हुआ और सक्रियता बढ़ी, तो बताया कि मंडल के पदाधिकारी के रूप में मुझे पदभार दिया गया। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये जिला भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से जिला कानपुर दक्षिण है, और मंडल बाबूपुरवा मंडल इसको बोलता है, और इसी मंडल में मुझे मंडल मंत्री का दायित्व मिला था जी। और उस समय मेरी आयु रही होगी लगभग 24 वर्ष जी। तो जब उसने 1 वर्ष तक कार्य किया, कुछ अनुभव आया, तभी हमारे पिताजी जिस समय चुनाव लड़े थे विधानसभा क्षेत्र का, उस समय सांसद थे बिल्लौर के पूज्य श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी जी। उनके सुपुत्र विष्णु स्वरूप मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, आज इस दुनिया में नहीं है वो, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी नवयुवक हो तो युवा मोर्चा में काम करना जी अच्छा रहेगा, तुम्हारी जो क्षमता है उसका उपयोग हम युवा मोर्चा में कर सकते हैं। उस समय वो भी कानपुर ग्रामीण मेन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी में जी जी जिले के महामंत्री थे। तो मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। फिर उनके ही प्रस्ताव पर मुझे कानपुर ग्रामीण जिले का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया। तब फिर मैंने वहाँ पर सक्रियता ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाई, शहरी क्षेत्र से सक्रियता कम की,
और ग्रामीण क्षेत्र की तीनों विधानसभाओं में हमारा तमाम तरह के कार्यक्रमों को करने का उद्देश्य रहता था। इसी दौरान मेरा विधानसभा बिल्हौर के भी सभी मंडलों में जाना होता था सदस्यता अभियान को लेकर के, और भी कई अभियान थे जिनको लेकर के विधानसभा बिल्हौर में भी सक्रियता हमारी रही। जब वहाँ के लोगों का एक अच्छा रिस्पांस मिलने लगा तो मुझे लगा कि जो अंदर भाव से मेरे था कि कभी चुनाव वहाँ से लड़ने का मौका पार्टी देगी, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैंने इस बात को पार्टी के समक्ष रखा। 2016 में मैंने पार्टी से निवेदन किया, आग्रह किया कि मुझे यहाँ से मौका मिले। किसी कारणों से नहीं मिला, लेकिन 22 में मिला। पार्टी ने कहीं ना कहीं देखा मुझे की आवश्यकता पड़ सकती है तो टिकट दिया। आज उसी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से विधायक की जिम्मेदारी है। आपने बिल्हौर विधानसभा ही क्यों चुना? पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे। मैंने आपको पहले भी इसी बार विषय को बताया कि पिताजी चुनाव जब लड़े थे तो उसी कार्य क्षेत्र को हमने चुना कि इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनके याद है। वैसे तो उनका व्यक्तित्व था कि पूरे कानपुर जिले में लोग उन्हें जानते थे जी, लेकिन विधानसभा बिल्हौर के लोगों में एक खास अटैचमेंट था जी। लोग बताते हैं, जो भी उस समय 1993 के चुनाव में जो लोग शामिल थे, उस समय नए युवक थे, आज के समय में थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई होगी, वो ये बताते थे कि जब आपके पिताजी चुनाव क्षेत्र में या गांव में वोट मांगने के लिए जाते थे तो लोग घरों से निकल करके देखना चाहते थे। यह नाम जो है ना, नाम बड़ा अलग सा था उनका। तो उस ऐसा कैसा व्यक्तित्व होगा उस व्यक्ति का जिसका नाम इतना अलग जी जी जी। काला बच्चा, एक नाम ऐसा जब होता है तो लोगों को लगता है कि व्यक्तित्व क्या है, ये व्यक्ति दिखता कैसा है। तो ये देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लोग देखने आते थे कि व्यक्ति कैसा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बस गई, और जब हम वहाँ गए तो वही सम्मान पिताजी की वजह से मुझे मिला। मैं तो कार्यकर्ता था, एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जो सम्मान दिया था वो तो था ही, लेकिन जनता ने सम्मान इस वजह से दिया कि आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के से चुनाव लड़ चुका है, जिन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर चुनाव लड़ा। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। हम लोग आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपकी विधानसभा से रिलेटेड हैं, और कुछ हमारे जो युवा लोग हैं उनके भी कुछ है क्वेश्चंस। तो पहला हमारा प्रश्न रहेगा, आपके जीवन कुछ यादें साझा करें, विशेषकर आप उनके पिताजी काला बच्चा जी के बारे में। यादें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बस उस समय आप 5 साल के, 5 वर्ष की आयु थी, बहुत ज़्यादा नहीं याद है जी। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि वह जब भी कभी घर आते थे, चूँकि ज़्यादातर उनका समय जी राजनीति में सक्रियता थी, तो बाहर रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना ये उनका रहता था, और घर पे बहुत कम समय वो दे पाते थे जी। मैंने एक बात पहले भी साझा की है कई मंचों के माध्यम से जी, कि मेरे जितने भी पिताजी की यादों के जितने भी हमारे पास एल्बम रखे हैं, चित्र रखे हुए हैं, उन चित्रों में कहीं भी मैं ये नहीं पाता कि उन्होंने हमें कहीं गोद में रखा हो या मुझे कहीं अपने बगल में बैठाया हो, या कभी वो हमारे साथ कोई भी ऐसा चित्र नहीं है जिसमें हम उनके साथ कहीं पर दिखाई दें। इससे ये भी मुझे अंदाज़ा लगता है कि शायद उनके जीवन में इतना ज़्यादा लोगों के क्या कह सकते हैं कि लोगों की उनकी इतनी आवश्यकता रही होगी, या उनका जितना जीवन रहा उतना सामाजिक जीवन रहा, इस कारण से वो घर पे अपने बच्चों को, अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते थे। तो मुझे लगता है इसी कारण से समाज उनको इतने सालों तक भी याद रखता है। ये सारी चीज़ें आपको आपके माता जी बताया करती थी? हाँ, माता जी भी बताती हैं। हमारा ज़्यादातर समय हमारे चाचा के साथ, बुआ के साथ, ये सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने पालन पोषण किया। मिल करके हम लोग 6 भाई बहन थे। बड़ी जिम्मेदारी थी परिवार के ऊपर कि कैसे इनको प्रगति के पद पर अग्रसर किया जाए, कैसे इनको काबिल बनाया जाए। जैसे कि हर परिवार की इच्छा होती है कि कुछ रोजगार हाथ लगे, कुछ व्यापार हाथ लगे, जी 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 बिल्कुल, उसमें आगे बढ़े, शादी विवाह हो, बच्चे हों, ऐसा करके हर परिवार की एक इच्छा होती है। वही परिवार हमारे भी जो सदस्य थे, सबकी इच्छा थी कि हम लोग कैसे भी योग्य हो जाएं, अच्छी जगह पर सेटल्ड हो जाएं। अक्सर घर में एक ऐसा रहता था वातावरण कि पिताजी का जो राजनीतिक जीवन था जी, उसमें तमाम तरह की ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी चीज़ें भी नहीं थी, तमाम कड़वी यादें भी जुड़ी। पिताजी के हत्या के बाद भी एक ऐसी कड़वी याद जुड़ी जिसको हमारा पूरा घर आज तक नहीं भुला पाता है। जी जी बिल्कुल। तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि शायद हम राजनीति में आ जाएंगे या हमारा राजनीति में ये इस स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित हो पाएगा। हमने स्वयं भी बीएड किया, एक भाई हमारा है उसने बीटेक किया, एक और बहन है उसने बीएड कर रखा है, एक और सिस्टर है उसने एम.फार्मा कर रखा है। इस तरह से सब लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़े और सबका एक उद्देश्य था कि हम लोग नौकरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, नौकरी करेंगे।
अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन राजनीति में आएंगे ऐसी कल्पना हमारे घर परिवार में, हमारे इन लोगों ने हमारा हमारा पालन पोषण किया, हमारे चाचा ने, बुआ ने, माता जी ने, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस सब क्षेत्र में आएंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ये भी होता है कि जो हमने नहीं सोचा है उसी तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी काम को अच्छा करने की कोशिश है। जी बिल्कुल। और आपका नाम जो है राहुल बच्चा सोनकर है, पिताजी का नाम ना- काला बच्चा, जो नाम जाना गया है, तो इन चीजों में क्या डिफरेंस है, उस तरीके से कैसे आप उस चीज को देखते हैं? हमारे जो दादी थी उनके 2 बेटे थे जी और 5 बेटियां थी। जी उन 2 बेटों में हमारे पिताजी का नाम मुन्ना सोनकर था जी और चाचा का नाम चुन्ना सोनकर था। तो दोनों भाई थे और एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। और पिताजी अक्सर हमारे चाचा जी को ये बात हमेशा कहा करते थे, क्योंकि उनके अंदर समाज की समझ बहुत ज़्यादा थी और अब परिवार में वही समझ वो देना चाहते थे कि समाज में निकलेंगे तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तमाम से ऐसी खराब चीज़ों का, बुरी चीज़ों का भी हमें सामना करना पड़ेगा जिनमें कभी कभी हम फंस करके एक एक ऐसे परिणाम तक पहुंच जाते हैं जिस परिणाम की हम कल्पना नहीं कर पाते कभी। तो परिवार को बचाना भी उनको था। तो जब अपने जीवन में वो व्यापार को बढ़ा रहे थे, अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को बढ़ा रहे थे, तो उस दौरान कई लोगों से उनकी आपसी विवाद बढ़ गए थे। लेकिन उन आपसी विवादों के दौरान कई लोगों ने कई बार नाम खराब करने की कोशिश भी करी। उनमें से कई रिश्तेदार थे जिन्होंने मामा थे, कह सकते हैं, हमारी दादी बताया करती थी कि वो काला बच्चा कह करके संबोधित करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हास्य के कारण कहते होंगे, क्योंकि रंग सांवला था। तो कभी के हास्य के कारण कहते कहते क्या हुआ कि वो नाम पड़ गया, और नाम पड़ गया तो मुझे लगता है कि एक सार्थक रूप में हमें देखना चाहिए कि जैसे कभी किसी व्यक्ति का रंग सांवला है तो ईश्वर की वो भी देन है, और रंग अगर गोरा है तो ये भी ईश्वर की देन है जी। और दोनों ही चीजें ईश्वर की देन है। तो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। मानना चाहिए कि जो हमारे इस देश के अंदर जो सोच एक डेवलप की गई कि अंग्रेज गोरे थे और गोरे लोगों को वरीयता दी गई, जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा श्वेत अश्वेत की एक लड़ाई चलती थी जी। तो सिर्फ इस समाज को ये संदेश देना था कि श्वेत भी ईश्वर के हैं और अश्वेत भी ईश्वर के हैं, दोनों ही लोग ईश्वर के हैं। तो इस रंग भेद को खत्म करने का काम अमेरिका में उस समय किया गया था। वही रंग भेद कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी था। भारत में बहुत समय तक ये देखा जाता था कि गोरे का, जैसे आपने तमाम टीवी विज्ञापन देखे, जी 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 जी, उसमें बार बार एक ही चीज का प्रयास किया जाता है कि फेयरनेस क्रीम का ऐड करते हैं। वो दिखाते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाएंगे। जी जी। ऐसा कुछ नहीं। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर ईश्वर ने हमें रंग अगर सांवला दिया है, अगर हमारे सिर में बाल कम दिए हैं, अगर हमें गरीब बनाया है या हमें पैसे वाले घर में जन्म दिया, तो ये ईश्वर की वजह से है। हम स्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और यही कारण था कि मुझे और मेरे परिवार को या मेरे पिताजी को कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके नाम में कुछ खराबी है, क्योंकि ये जैसे काला का अगर आप पर्यायवाची देखा तो श्याम होता है, श्याम, और श्याम तो स्वयं भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान का ही नाम है। तो ये तो काले के पर्यायवाची हो गए ना। तो इस हिसाब से कभी इस नाम का उन्होंने बुरा नहीं माना, बल्कि नाम कुछ भी हो, आदमी का काम उसकी पहचान बनता है। और हमारे पिताजी का तो नाम और काम, उनका दोनों ही पहचान बने, लोग याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बीएड क्वालिफाई किया था और अब शिक्षक बन सकते थे, अचानक राजनीति का फैसला रहा? ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब बीएड कंप्लीट किया था उस दौरान हमारे कुछ इस मित्रों में, मैंने जब बीएड कंप्लीट किया था उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई थी। 2012 में ही मैंने बीएड कंप्लीट किया था और 2012 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई। तो हमारे मित्रजनों में ये चर्चा हुई, अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई है, अब नौकरी तो हम लोगों को मिलेगी नहीं, नौकरी तो अब उनको मिलेगी जो पैसा दे करके नौकरी पाएंगे। एक ऐसी पहचान उस सरकार की बनी हुई थी। हमने 2002 से लेकर के 7 तक भी जो सपा की सरकार थी, उस दौरान भी हमने देखा कि कैसे स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली को तरजीह दे करके प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे चौपट करने का काम किया गया था। मैं खुद एक ऐसे कक्ष में बैठा था जहां बोल बोल करके नकल कराई जा रही थी, लेकिन उस स्तर पर नहीं था जिस स्तर पर लोगों ने की होगी नकल। हमारे क्लास में तो मुश्किल से कुछ लोग ऐसे आ जाते थे जो 4 प्रश्न 5 प्रश्न बताते थे, उसके बाद चले जाते थे। चूंकि हमारा सेंटर पड़ा था, हमारे स्कूल के बाहर सेंटर गया था। हमारा विद्यालय था सरस्वती विद्या मंदिर, और हमारे ही स्कूल के एक सामने स्कूल था श्री मुनि इंटर कॉलेज गोविंद नगर में, वहाँ पर हमारा सेंटर गया था। तो उस हिसाब से नहीं हो रहा था, लेकिन
कई विद्यालयों से ऐसी सूचना आ रही थी कि पूरा परीक्षा पत्र जो है बोल बोल करके निकल कर आई जा रही है। उस स्तर पर नकल चल रही थी पूरे प्रदेश में। ये किस समय की बात है? ये सन 2004 की बात है, जब उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जब हम लोग 2012 में बीएड किए तो लगा कि अब सरकार तो इनकी आ गई है, नौकरी तो मिलेगी नहीं, और फिर प्रयास भी हम लोगों ने उतने ज़्यादा नहीं किए। तमाम ये चर्चा का विषय हम लोगों में रहा करता था जी कि आप लोग जानते ही हैं कि उनके जब सरकार आई तो जिले चुन लिए जाते थे, जातियां चुन ली जाती थी, उस हिसाब से उन लोगों को लिस्टेड करके उनको नौकरी देने का काम भी करते थे। और उत्तर प्रदेश की जनता के, उत्तर प्रदेश के युवाओं के आंखों में धूल झोंकने का काम करते थे। बताते थे सर्व समाज की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और लेकिन वो भला सिर्फ एक ही दो लोगों का करते थे। सब जानते हैं MY समीकरण के बारे में, कौन नहीं जानता है। MY समीकरण को साधते हुए कई बार वो सत्ता में उन लोगों की वजह से सत्ता में आ गए जिन लोगों को इन्होंने दिवा सपने दिखवाए थे कि सरकार आ जाएगी तो हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे आपको। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा कि किस तरह से लोगों को इसी इंडी गठबंधन ने गुमराह करने का काम किया। 1 लाख रुपए सालाना, 8,500 रुपए प्रतिमास देने का वादा किया। कहाँ से संभव है, किस तरह से आप दे सकते हैं? लेकिन इसको पूरा करने का काम हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है। 5 लाख का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार देने का काम कर रही है। कौन दे सकता था? किसी ने कभी सोचा था कि 5 लाख का मुफ्त इलाज कोई सरकार दे पाएगी? आज लोगों के हाथ में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है। जब वो कहीं इलाज करने के लिए जाते हैं तो जब वो उनके मुस्कुराते हुए जब चेहरे वापस होते हैं, मैंने देखा है कि उनको कितनी प्रसन्नता थी। बड़े हर्ष के साथ वो बताते हैं कि मेरा आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ, मेरा पैसा नहीं लगा। उनको प्रसन्नता जितनी होती है वो उतनी प्रसन्नता उससे ज़्यादा मुझे होती है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूँ जहाँ पर सरकार गरीबों को, इसलिए पिछड़े हुए लोग जिनके पास शायद उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं कि वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा पाए, उन लोगों का भी इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में इसीलिए संभव हो पाया कि उन्हें 5 लाख का मुफ्त इलाज का आयुष्मान कार्ड बना करके सरकार दे रही है। बहुत सी ऐसी योजनाएं सरकार दे रही है जी, इनका लाभ जनता सीधे उठा रही है। तो आज नौकरियों की बात जो हमारे प्रदेश की सरकार पर उंगली उठाते थे कि पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक हुआ, लेकिन आप ये भी तो देखिए दूसरी तरफ, इस पर्चा लीक होने की भी पकड़ हो गई। दूसरी सरकारों में तो पकड़ भी नहीं हो पाती थी। उनकी सरकारों का ये हाल था कि पर्चा लीक होने के बाद भी भर्ती परीक्षाएं भी हो जाती, भर्तियां भी हो जाती, और इस प्रदेश का युवा वैसे का वैसा बैठा देखता रहता, जिसको ये पता होता कि परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन कोई उंगली उठाने वाला नहीं था जी, क्योंकि एक ही परिवार की पार्टी है, उसको कोई भी जवाबदेही तय नहीं है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए हर 5 साल बाद उनकी सरकार चली जाती थी। हमने देखिए ना, अभी 2016 में, 16 के बाद 17 में हमारी सरकार आई, और सरकार ने फिर 2022 में भी अपने आप को रिपीट किया। सिर्फ इसलिए किया कि सरकार कहने में नहीं करने में विश्वास रख रही है। आप देख रहे होंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पिताजी का निधन तब हुआ था जब लगभग 5 साल के थे। जब ये निधन हुआ तो आपको कैसे पता चला पिताजी का निधन? उतना तो बचपना होता है, छोटे होते हैं, तो आपको कैसे अनुभव हुआ? आपने क्या सोचा? साझा करिए हमें लोगों से। उस समय हम अपने स्कूल में थे जी, यहाँ पास में ही एक किदवई नगर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर हमारा विद्यालय था। तो उस स्कूल में हम और मेरा भाई 2 लोग पढ़ते थे। जी, तो अचानक से क्या हुआ कि स्कूल की छुट्टी कर दी गई और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने हमको और हमारे भाई को अपने ऑफिस में बैठा लिया। कुछ खाने की चीज़ें दी, चूँकि हम लोग बच्चे थे तो जाहिर सी बात है कुछ देर बैठना पड़ा, 2-3 घंटे वहाँ बैठना पड़ा। उस दौरान कुछ खाने की चीज़ें दी, लेकिन हम लोगों को वास्तविकता में पता नहीं था कि हम क्यों रोका गया है। लेकिन मुझे कुछ याद है, जो थोड़ा थोड़ा याद है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद एक पुलिस की जीप आई थी, उसके साथ 1-2 जीप और थी, फिर वो बैठाल करके हमको हमारे घर तक ले गए थे। जब घर भी पहुँचे थे तो ये तो पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उस मामले की चूँकि गंभीरता का आभास नहीं था। बट आप बचपन में समझ सकते हैं कि कोई ऐसा भाव पैदा नहीं होता। उस दौरान जब हमारे पिताजी का जब ये मर्डर हुआ था तो मुझे आज भी याद है, एक शब्द बिल्कुल नया हमारे लिए था। वो शब्द था बदला। वहाँ पर बैठे हुए, इस भीड़ के अंदर बैठे हुए तमाम लोग ये प्रश्न हमसे कर रहे थे कि पिताजी के साथ जो हुआ उसका बदला लोगे या नहीं लोगे। अब 5 साल की उम्र में मेरे लिए ये शब्द ही नया था। तो वो कहते थे हाँ बोलो लेंगे, हम कहते थे हाँ लेंगे। तो इस तरह का वाकया होता था, लेकिन आज समझ में आता है कि वो शब्द क्या था, उस शब्द का अर्थ क्या था। वास्तविकता में उन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी।
CBCID इंक्वायरी हुई थी, सारे आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए थे। बाद में अपनी जमानत पर जब वो आए तो एक एक करके अपने कर्मों के कारण काल का ग्रास बने और उनका खात्मा हुआ। उनमें से जो कुछ भी जीवित होंगे तो वो समय के हिसाब से अपने जीवन के क्षणों को भोग रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि जो अब धमाके के पीछे जो लोग थे उनको नया हुआ, उनको सजा मिली है? हाँ, उनको सजा भी मिली थी, चिन्हित भी किए गए थे लोग, उन पे मुकदमे भी चले मुझे। लेकिन पूरा विश्वास ये भी है कि जिस दौरान ये घटना हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बस बनी थी, 2-2.5 महीने हुए थे जी। और बहुत ज़्यादा न्याय की उम्मीद कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी सरकार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों का, बड़े अपराधियों का अगर किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो उनका क्या हासिल होता है। कहा ना कि जेल के पीछे जाएंगे या सीधे भगवान के पास जाएंगे। ऐसा कुछ उस सरकार में नहीं होता था जी। लोग जेल गए, उसके बाद लोग जमानत पर भी वापस आए। मैंने बताया कि वो अपराधी किस्म के थे, तो अपराध की दुनिया में उन्होंने तमाम अपने दुश्मन बनाए होंगे और जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी दुश्मन ने धीमे धीमे करके उन लोगों का काम खत्म किया, समाप्त किया भी है। जब आप किसी की हत्या करते हैं या आप किसी पर गोली चलाते हैं तो संभावना ये बन जाती है कि आपके साथ भी वही घटना होगी भविष्य में। आपके लिए भी कोई ना कोई गोली तैयार की गई होगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा। तो बुरे का फल बुरा होता है। तो भल्लू प्रधान और जावेद, ये लोग कौन थे? उसमें इन लोगों का भी नाम आया था। यहाँ पर एक अजीतगंज कॉलोनी पड़ती है जी। यहाँ पर कभी हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे। 92 के दंगे के बाद, 94 में जब पिताजी का मर्डर हुआ, उसके बाद धीमे धीमे करके यहाँ पर से जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू आबादी कम होती गई, वैसे यहाँ से भी हिंदुओं ने अपना पलायन शुरू किया, अलग अलग जगहों पर जाकर के बस गए। उस समय तो ये बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे, लेकिन थाने में इनके खिलाफ कई मुकदमे थे, हिस्ट्री शीटर भी थे बाबूपुरवा थाने के। इन्होंने बाद में राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अपनाई। भल्लू प्रधान से पहले जावेद नटियाल निर्दलीय पार्षद रहा, उसके बाद भल्लू प्रधान भी उसी क्षेत्र से पार्षद रहा। कारण क्या है कि राजनीति का अपराधीकरण जो सपा की और कांग्रेस की सरकारों ने किया था, अपराधियों को राजनीति में उतारने का काम करते थे। जो जितना बड़ा अपराधी होता था उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी उसकी मानी जाती थी। लेकिन आज समय बदल रहा है, आप नगर निगम से लेकर के संसद तक, विधानसभा तक, सब जगह ऐसे लोगों की भरमार अधिकता है जो या तो डॉक्टर्स होंगे या इंजीनियर्स होंगे या टीचर्स होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग भी अब उत्तर प्रदेश के सदन में बैठने लगे हैं और उनकी संख्या उन अपराधियों से कहीं ज़्यादा। और ख़ासतौर बात करें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करते हैं जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि साफ हो, स्वच्छ हो। इस तरह की हमारी प्राथमिकता रहती है। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि किसी की भी बहुत मजबूत नहीं कह सकते आप। संघर्षों के दौरान कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमे लगे होंगे निश्चित रूप से, तब हमारी तरह नहीं हो कि एक भी मुकदमा नहीं उनके ऊपर। कुछ लोगों पर होंगे भी, लेकिन उस तरह की पृष्ठभूमि, जिस तरह की पृष्ठभूमि की डिमांड सपा की सरकारों में की जाती थी, उनके नेता करते थे जी। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को जो है टिकट दे करके उत्तर प्रदेश के सदन में और देश की संसद में भेजने का काम करते। उस तरह की कोई, अब वैसे ही वार्ड के पार्षद भी चुने जाते थे, अब हिस्ट्री शीटर होते तो वार्ड के पार्षद बन जा रहे हैं 2-2 बार, 2-2 लोग। अभी दोनों ही लोग मुझे लगता है कि जीवित है, भोग रहे होंगे अपने जीवन में कुछ ना कुछ। 1992 में बाबरी मस्जिद के दौरान आपके पिताजी पर एक ही दिन में 76 मुकदमा लगाए गए थे। इस बारे में क्या कहना, और कौन कौन से मुकदमा लगाए गए थे और इसमें कितनी सच्चाई है? आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जिस दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था जी, उसके पहले भी आंदोलन जो हुए थे जी, उनमें भी पिताजी चूंकि हमारे एकदम नौयुवक थे तो कई आंदोलनों में वो सक्रिय रहे थे जी। और उस दौरान भी उनका जो है, जब ये हुआ हादसा तो कहीं ना कहीं सब जानकारी में हो रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग थे सभी को सूचना थी कि एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है और उस घटना से एक वर्ग विशेष में बहुत ज़्यादा उन्माद पैदा किया गया। उस उन्माद को पैदा करने के पीछे इस बाबूपुरवा क्षेत्र में भी और कानपुर में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के जो जिहादी संगठन है वो सक्रिय हुए।
उन्होंने लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना शुरू किया, उनको उकसाना शुरू किया, और उस भीड़ ने जो हिंदू आबादी थी उनके ऊपर, उनकी बस्तियों के ऊपर, उनके मोहल्लों के ऊपर हमला कर दिया। जैसा चिरपरिचित है कि हिंदू आबादी जो भी होती है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो या तो पलायन करके भागने की कोशिश करती है, और नहीं भाग पाती है तो उनकी हत्या कर दी जाती है, बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। लेकिन बहुत कम आपने सुना होगा कि हिंदू पक्ष कभी हिंसा की तरफ आगे बढ़ा हो, कभी उसने प्रतिशोध की भावना से कभी काम किया हो। हम लोग अगर चाहे तो पाकिस्तान की विषय कर ले, जब पाकिस्तान में भी हिंदू आबादी धीमे धीमे कम हुई, पलायन कर गए, बांग्लादेश में कर गए। जम्मू कश्मीर में भी हिंदू आबादी का बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ घाटी में, 1990 का जो विषय आपको याद होगा। वैसे ही कुछ स्थितियां यहाँ भी बन रही थी। हिंदू अपने या तो घर छोड़ करके भाग रहे थे, जो भाग नहीं पाए उनको घरों में ही जिंदा जला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उन्मादी भीड़ के द्वारा। लेकिन जब बात वहाँ पर हमारे पिताजी की आती, तो पिताजी के हाथ में उस क्षेत्र में कि वो पार्षद हुआ करते थे, उनके पास उस क्षेत्र का नेतृत्व था। जाहिर सी बात है उनके पास भी कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ उनके से साथी थे, इन्होंने ये योजना बनाई कि हम प्रतिरोध करेंगे। ये बहुत से लोग नहीं सहन करते ना कि आप सोच रहे हैं किसी ने हमला कर दिया, अब हम भाग रहे हैं। हमेशा भागने वाले लोगों से ही कभी कभी सामना नहीं होता, कभी कभी भगाने वालों से भी सामना होता है। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर उन्मादी भीड़ को भगाने का काम भी एक तरफ से शुरू किया गया। जब उन्मादी भीड़ उल्टे पांव लौटने लगी, जब उनके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ वो कर रहे थे, उस समय जो लोग हुआ करते थे उन्होंने ये किया होगा निश्चित रूप से, तभी उनको बैकफुट पर ले जाने में कहीं ना कहीं सक्षम हुए। और ऐसी सरकार उस समय जो भी इनके सरपरस्त हुआ करते थे या जिहादी संगठनों के, आप निश्चित रूप से जानते भी होंगे कौन लोग थे वो ऐसे लोगों को लगता था कि हमेशा समाज का यही जो मुस्लिम वर्ग है यही सबसे ज़्यादा पीड़ित है, यही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। अगर इतने ही पीड़ित और प्रताड़ित थे तो सोचिए कि आज़ादी के समय इस देश के अंदर 9.8% मुस्लिम आबादी थी, आज 20% से ऊपर मुस्लिम आबादी हो चुकी है इस देश के अंदर। या इस देश का जो हिंदू है वो हिंसक है, जैसा कि अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे सदन में खड़े होकर के, बड़े गर्व के साथ कह रहे थे। उनको ये देखना चाहिए कि जो आबादी 10% से भी नीचे थी आज वो 20% से ऊपर पहुंच गई है, तो ये हिंदुओं की सहिष्णुता ही तो है, ये आपसी भाईचारा ही तो है। हमारे आपसी भाईचारे पर, हमारे सहिष्णुता पर हमेशा उंगली उठाने का काम करते रहे। आप बताइए ये क्या सही है? ये हिंदू जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होता है, काइंड हार्टेड होता है, बहुत जल्दी लोगों को अपना लेता है। जिस किसी को कष्ट में देखेगा तो उसको शरण देगा, उसकी मदद करेगा। फिर होता क्या है, फिर एक दिन वही लोग उनकी गर्दन पर तलवार रख करके खड़े हो जाते हैं, धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं, उनसे अपनी जगह और जमीन छोड़ने के लिए कहते हैं। कितने उदाहरण देखेंगे आप कि भारत से ही टूट करके अफगानिस्तान बन गया, भारत से ही टूट करके पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, भारत से ही टूट करके उसका कुछ भाग कश्मीर का कुछ पाकिस्तान में चला गया। घाटी पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन्हीं जिहादियों की भीड़ ने कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम किया, इतिहास में दर्ज है। कुछ लोग उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण, कुछ लोग मुंह मोड़ते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये हमारा वोट बैंक है, नहीं बोलेंगे वो कभी। लेकिन अभी जो बांग्लादेश की घटना हुई, क्या उस पर भी मुंह मोड़ लेंगे? क्या हुआ वहां के हिंदुओं के साथ? कितने चित्र हम लोगों ने देखे, कितने वीडियो देखी, क्या हुआ उस भीड़ ने क्या किया आपने देखा? कई ऐसे चित्र थे जो विचलित कर देने वाले थे। ये वही बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो झूठ नहीं है, वो सच है, और ये होता भी है। ये जिहादी संगठन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिहादी संगठन सक्रिय हो जाते हैं, और वहां से जो दूसरे धर्म के लोग हैं जिनको ये काफिर कहते हैं, काफिर का हिंदी वर्जन आप कह सकते हैं विधर्मी। विधर्मी मतलब जो इनके धर्म को ना माने वो काफिर हो गया, विधर्मी हो गया। अरे तुम अपने धर्म को मानते हो, हम अपने धर्म को मानते, तो हमारे लिए विधर्मी हो गए फिर तो। हाँ, तुम हमें काफिर कहोगे तो हम तुम्हें विधर्मी कहेंगे जी। सीधी सी बात है कि वहां पर ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि प्रतिरोध किया गया। हमारे क्षेत्र की भी तमाम भीड़ थी जो उनके क्षेत्र में घुसी। उस आरोप ये लगा कि उस भीड़ का नेतृत्व पिताजी ने किया, उन पर जहां जहां पर भी हिंसा हुई उन सभी हिंसाओं में उन्हें दोषी बना करके उनके खिलाफ FIR करने का काम उस समय पुलिस थानों में चल रहा था। एक अभियान सा चला दिया था लोगों जी।
लेकिन सोचने का विषय है कि उस समय इतना ज़्यादा सूचना तंत्र का प्रसार नहीं था जिस तरह से आज व्हाट्सएप पे हम लोग तुरंत चीज़ों को सक्रिय कर देते हैं, खबर तुरंत जो है चीज़ें क्षेत्रों में फैल जाया करती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में फर्जी मुकदमे का लिखने का काम उस समय पुलिस थानों में हो रहा था। कई घटनाओं में उन्हें दोषी बनाया गया, बाद में कई मुकदमे ऐसा भी प्रथम दृष्टया फर्जी माने गए। 1 साल के अंदर ही उपचुनाव आ गए थे। उन उपचुनाव में बिल्हौर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए, चुनाव लड़े, फिर उसके दौर पूरी घटना आप जानते हैं कि किस तरह से जी 2-2.5 महीने बाद ही फिर हत्या हो जाती है। तो सारी चीज़ें बड़ी भयानक रही होंगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी, तो इनसे निकलना बड़ा ही दर्द सा रहा होगा आप सभी लोगों के लिए। बढ़ते हैं आपकी विधानसभा की ओर से, आपके क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर बीजेपी सरकार के क्या प्रमुख योगदान रहे हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि पहले हमारी विकास निधि, जी सबसे पहले मैं विकास निधि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हमारी सरकार थी और विकास निधि उस समय 3 करोड़ हुआ करती थी। जी आज जब दोबारा हमारी सरकार 2022 में आई तो इसने तुरंत सबसे पहले निर्णय लिया कि जो विधानसभा के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी की विकास निधि 3 करोड़ से बढ़ा करके उन्होंने 5 करोड़ की, ताकि क्षेत्र की जो छोटे छोटे काम हैं और लोगों की जो कुछ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी निधि के माध्यम से हम लोग कुछ पैसा जैसे दे देते हैं इलाज के लिए, सड़कें हैं, तमाम और ऐसे भी छोटे छोटे काम जो होते हैं जनता के, वो हम विकास निधि के माध्यम से कराते हैं। उस विकास निधि में भी बढ़ोतरी करने का काम सरकार ने किया। ये भी सरकार की एक इच्छा है कि लोगों के ग्राम क्षेत्रों में विकास हो और हमारे हाथों को भी मजबूती मिले, हमारा भी राजनीतिक भविष्य अच्छा रहे, ऐसा भी सरकार की मंशा है। दूसरा कि जिस तरीके से सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने भी, आपको पता है कि इस समय नेशनल हाईवेज पे एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। पूरे देश के अंदर सड़कों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा सुगम बनाया जा सके, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, वाहनों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जितने भी महानगर हैं इनमें ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। हाईवेज पर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। अभी हाल ही में आप देखिए, कानपुर से लखनऊ का जो सफ़र पहले हम लोग 1.5 घंटे में पूरा कर लिए जाते थे, तो ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण वही सफ़र हम लोग 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर पाते हैं। उस हाईवे को भी चौड़ा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे विधानसभा बिल्हौर से जो एक हाईवे IIT से अलीगढ़ तक जाया करता था, उस हाईवे को भी चौड़ा करने का काम सरकार ने किया और बहुत अच्छा हाईवे है। गाँव की जनता अब कानपुर शहर में किसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या का लाभ उठाने के लिए हो, चाहे शिक्षा संबंधी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसके लिए लोगों को यहाँ आना पड़ता हो, वैसे भी गांव की ज़्यादातर जनता जो है ट्रेन पे ही सफ़र करती थी, लेकिन अब बाई रोड भी लोगों के लिए सफ़र करना आसान हो गया है। कम समय में एम्बुलेंस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से अब शहरों की तरफ आ जाती हैं, वो समय नहीं लगता। 2-2, 3-3 रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी, उनका जाम, ट्रैफिक, बिल्हौर से कानपुर तक आने में 2 घंटे का समय लगता था। अब आज 45 मिनट 30 मिनट में बिल्हौर में बैठा व्यक्ति कल्याणपुर तक आ जाता है, IIT तक आ जाता है। और भी न जाने कितने ऐसे, अभी आपने पूर्व की सरकारों के दो एक्सप्रेसवे देखे होंगे, उन 2 एक्सप्रेसवे का हर जगह पर, हर सभा में वह बखान करते नजर आए कि हमारी सरकार में बना, हमारी सरकार में बना। आप देखिए कि हमारी सरकार में नए क्या क्या बने। पहले 7 IIM हुआ करते थे, आज इनकी संख्या लगाकर दुगनी कर दी गई। पहले 7 IIT हुआ करते थे, इनकी भी संख्या लगभग दुगनी कर दी गई। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 7 एक्सप्रेसवे कंप्लीट है और 6 एक्सप्रेसवे पर अभी काम चल रहा है। इस पर भी बड़ी तेजी से सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित करने के लिए सरकार प्रतिदिन कई मीटर रोड प्रतिदिन बनाने का काम औसतन कर रही है। अभी आप देखें कि PWD के भी माध्यम से हर वर्ष की भांति अब अपनी सरकार में पहले से ज़्यादा बजट निर्गत किया जाने लगा है। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि अब सड़क की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई सड़क 5 वर्ष से नीचे चलती है तो ऐसी फर्म की शिकायत करने पर उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने का भी काम हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐसा आदेशित किया गया और किया भी जाएगा। तमाम अभी नए हमारे क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री वंदन योजना के तहत
नगरीय क्षेत्रों में, नगर पंचायत शिवराजपुर है, नगर पालिका बिल्हौर है, तो यहाँ पर किसी धार्मिक स्थल, पौराणिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल के सुदृढ़ीकरण के लिए, यहाँ पर उसके पुनर्स्थापन के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट प्रत्येक पंचायत के लिए दिया गया है। 2 करोड़ रुपए बिल्हौर नगर पालिका के लिए और 2 करोड़ रुपए नगर पंचायत शिवराजपुर के लिए। जिसमें अभी कुछ समय पहले भी मुझे जानकारी मिली थी कि लाइटों के लिए भी नगर पालिका क्षेत्रों और नगर पंचायत क्षेत्रों में अच्छा खासा बजट सरकार ने दिया है। अटल आवासीय विद्यालय, प्रत्येक जोन में अटल आवासीय विद्यालय बना करके श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए, जो मेधावी श्रमिक वर्ग का बच्चा होता है उसको एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से उसको फिल्ट्रेशन करके, ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं लेकिन धन के अभाव में, पैसे के अभाव में, आर्थिक अभाव में वो अच्छी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको शिक्षा देने का काम हमारी सरकार में किया गया अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से। और ये मेरा सौभाग्य है कि पूरे मंडल में जो एक विद्यालय बना वो हमारी विधानसभा क्षेत्र में बना, हमारे जिले कानपुर के अंदर बना। हमारी विधानसभा में वो संचालित हो रहा है। तमाम श्रमिक वर्ग के बच्चे जो मेधावी हैं वहाँ पर मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहीं रहते हैं, वहीं भोजन करते हैं और बहुत अच्छी तरह से एक व्यवस्था चल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत ही शीघ्र इस विद्यालय की सफलता को देखते हुए मेरा अनुमान भी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ इस आपके जो YouTube चैनल कह सकते हो उसके माध्यम से, कि हर जिले में इस तरह का एक विद्यालय अवश्य होना चाहिए, ताकि श्रमिक वर्ग के जो मेधावी बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है जी कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, क्योंकि एक समय चला गया, आप भी जानते हैं कि राजतंत्र इस देश के अंदर नहीं है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, अब वही राजा बनेगा जो मेहनती होगा, जिसके अंदर प्रतिभा होगी। वास्तविकता में हर वर्ग को अधिकार है जी अपनी प्रतिभा को ऊपर ले जाने का, कुछ बन जाने का। इस श्रमिक वर्ग भी क्यों पीछे रहे? श्रमिकों के बच्चे भी अब निकल करके अच्छी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे, सरकार उसमें अपना पूरा योगदान देगी और उनके बच्चे भी निकल करके समाज के उच्च वर्गों पर बैठेंगे, उनके साथ बैठेंगे, IAS PCS बनेंगे, अच्छे राजनीतिक पृष्ठभूमि को प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं, उनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है। जो आपने मुझे प्रमुख कार्य बताए हैं, आप क्या लगता है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 का है, आप दोबारा से विधायक बन सकती हैं, ये सीट जीत सकते हैं? क्या लग रहा है? हमें तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम जनहित के लिए किए जी, वास्तविकता में है क्या कि अभी भी हम लोगों का लगातार प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी जिस दल से मैं आता हूँ, तमाम अभियानों के माध्यम से ये प्रयास करती है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की है वो लोगों तक, सभी लोगों तक जो पात्र हैं उन तक पहुंचे, योजना पहुंचे, उसकी जानकारी भी पहुंचे। कई बार होता है गांव में हम लोग जाते हैं तो लोगों को योजना की जानकारी नहीं होती, क्योंकि किसान वर्ग है वो अपने खेत से, अपनी ज़मीन से, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतना ज़्यादा जुड़ा होता है कि उसको कई बार ये पता भी नहीं होता है कि कैसा सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सरकार की किसी योजना से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। तो इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता गाँव-गाँव में बार बार जाते हैं और ये प्रयास रहता है कि जो जिस योजना का पात्र है उसको उस योजना का लाभ मिले, और सरकार की ये प्राथमिकता है। हम लोग सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और भी पूर्व में भी कई कार्य जो किए गए वह तमाम वादे हमारे मैनिफेस्टो में थे। केंद्र का जो मैनिफेस्टो था उसमें धारा 370 को समाप्त करने का, 35 एको का जो विषय था वो आपको याद होगा। अभी हमारे जो ऐतिहासिक एक निर्णय हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि तमाम बार तंज कसते हैं कि अयोध्या में हम हार गए। एक लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट को हम हारे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अयोध्या में जहां पर हमारा मंदिर बना उस परिसर में हम क्या हारे हैं। हार जीत ये अलग विषय है। मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर इंडी गठबंधन ने बना दी थी, लोगों को इतना ज़्यादा अतिक्रमित कर दिया था, लोगों को इतना ज़्यादा गुमराह कर दिया था, आरक्षण और संविधान को लेकर के इतनी ज़्यादा गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी कि परिणाम शायद ये भी हो सकता था कि हम सरकार से बाहर भी हो सकते थे। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है कि हम लोग आज पुनः सरकार में हैं। इस देश की जनता ने जी हमें पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को इस देश के बागडोर उनके हाथों में देने का काम किया है और इस फैसले को स्वीकार करने का जो विपक्ष का जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हैं और बार बार ये प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमें बहुमत ना मिला हो, जी हम
बहुमत की सरकार में है, हमने अपने सहयोगी दलों के माध्यम से सरकार बनाई है और निश्चित रूप से इस सरकार को और भी अच्छी तरह से चलाने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है इस 27 में भी जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, हर चीज़ में मजबूती लाने का प्रयास हो रहा है। थाने से लेकर के तहसील तक, ब्लॉक तक, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उसको लगातार कम करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है और बहुत बड़े स्तर पर हमने इससे सफलता पाई है। कई बार काम कागजों में हो जाया करता था, पेमेंट हो जाया करती थी, लेकिन काम धरातल पर नहीं मिलता था। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि पत्थर लग जाता था और सड़क गायब होती थी। हमारी विकास निधि से तमाम ऐसी सड़कें बनी जिनमें रोड बनने के बाद तमाम बार तो हम पत्थर नहीं लगा पाए और कभी पत्थर लगा तो कभी उसका फीता काटने नहीं जा पाए। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। काम पे प्राथमिकता है, पत्थर लगाने पे, उद्घाटन करने पे, फीता काटने पे फोकस नहीं है और यही काम हमारी सरकार का है। जनता को कौन सा काम अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। हमने हालांकि जनता का विश्वास जीतने में कोई कसर हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको लग रहा है जो कार्य आप कर रहे हैं या पार्टी कर रही है उस पर आपको लग रहा है कि हो सकता है जीतने के चांसेस आपके साथ? नहीं, सरकार हम ही बनाएंगे 27 में जी, और जनता का मन भी हमारे साथ लगता है। अब ये विषय है कि फिर से कोई नया विषय गुमराह करने वाला लेकर के आ जाए विपक्ष, और भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भोली भाली जनता है और इस जनता को पहले भी कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो गुमराह कर चुकी हैं। तो मेरा जनता से भी निवेदन है कि सत्य को असत्य को पहचानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी पहचानेंगे कि कौन हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, कौन सी सरकार आपके हित में है, आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके जीवन के लिए आपकी कौन सी उपयोगी सरकार है, कौन क्या कर रहा है, ये हमें देखने का एक जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की बनती है। सब बिल्लौर से कन्नौज लोकसभा सीट जो सुब्रत पाठक आ रहे हैं काफी पास में है, उनके क्या कारण रहे? वो तो वीवीआईपी सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, अखिलेश जी आए थे, क्या कारण रहे? मैंने बताया कि जनादेश है और सभी को इसको स्वीकारना चाहिए। जनादेश इस केंद्र की सरकार में हमारे पास था, हम सरकार में है, हमारे मुखिया, हमारे नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने जी। वही जनता का आदेश जो रहा कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक जी के पक्ष में या नहीं रहा, गुमराह वहाँ की जनता मुझे लगता है कि ज़्यादा ही कुछ गुमराह हो गई इंडी गठबंधन के भाषणबाजी से, उनके आरक्षण और संविधान बचाने के जो जुमला है उससे। आरक्षण और संविधान बचाने की जो बात कर रहे हैं वास्तविकता आकाश जी आप बताएं, आपको भी इतिहास पढ़े इनका जी। तो जब इमरजेंसी लगी थी कौन से संविधान के नियम के अंतर्गत लगी थी? कौन सा संविधान कहता है कि इमरजेंसी लगा दी जाए? पत्रकारिता को एकदम समाप्त करने का प्रयास था। आप जिस तरह से मेरी बात आपकी हो रही है इस पर प्रतिबंध लग गया था। कुछ भी आप टेलीकास्ट करते हैं सबसे पहले आपको दिखाना होता था उनको कि नेशनल चैनल क्या, उस समय तो सीमित चैनल हुआ करते थे, सीमित साधन हुआ करते थे संचार के, और सभी को वो क्या टेलीकास्ट करने वाले हैं, क्या प्रिंट करने वाले हैं, सबसे पहले वो दिखाना पड़ता था। अब उस समय जो प्रधानमंत्री थी उनके पुत्र थे, उनको ये दिखाना पड़ता था और इसके बाद ये बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तमाम ऐसे प्रिंटिंग प्रेस थे जिनकी लाइट काट दी जाती थी, बिजली काट दी जाती थी। संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान के साथ ज्यादातर छेड़खानी करने वाले लोग ही संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा असंवैधानिक कार्य इन्हीं की सरकार में होते थे। लूट, हत्या, डकैती, जितने भी आपराधिक मामले सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुए। अपने कन्नौज में हाल ही में जो घटना हुई आपने देखा होगा, नवाब सिंह यादव, उसी घटना से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि एक समय आपको याद होगा कि इसी कन्नौज के अंदर जी, लड़कियों के गायब होने का एक सिलसिला चला था। बड़ी संख्या में ये मामले हुए थे लेकिन बहुत कम न्यूज़पेपर ऐसे थे, अखबार ऐसे थे जो इन खबरों को छापते थे। कई बार मुकदमे दर्ज होते थे और कई बार मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। इसी दौरान हमारे विधानसभा क्षेत्र की भी कुछ लड़कियां गायब हुई थी। मैंने पता किया इस घटना के बाद तो उन लड़कियों का आज तक कोई पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि सरकार को इस घटनाओं की भी, पुरानी घटनाओं की भी जांच करनी चाहिए नए सिरे से। जितना ज्यादा संवैधानिक कार्य उनकी सरकार में होता था और संविधान को अपने सर पर रख करके चल रहे हैं। अभी हमारे संसद में हमारे नेता अनुराग ठाकुर जी ने पूछ लिया था एक प्रश्न, तो उनका मुंह सिल गया था
उन्होंने यही पूछा था कि संविधान संविधान की बात करते हैं, संविधान के इस किताब में पन्ने कितने हैं? भी खोल के देखे होते या पढ़े होते तो पता होता ना कितने पन्ने हैं। बस संविधान संविधान की बात करते हैं और संविधान का गला घोटने का काम कौन कर रहा है? जो लोग संविधान का गला घोटते हैं उनको समर्थन देने का काम, उनका वोट लेने का काम कौन कर रहा है? आपको पता होगा कि जी हमारे इस भारत के अंदर एक ऐसा भी धर्म है जो संविधान से ज्यादा अपनी किताब को तरजीह देता है, जी अपना वो शरीयत कानून जो है चलाने का की बात करता है। जब हम उसको समाप्त करने की बात करते हैं तो विरोध के सर उठाता है, और साथ ही साथ वो धर्म भी उठाता है और उनके जो रहनुमा हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी बार बार समान नागरिकता कानून के खिलाफ खड़ी होती है। तो ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? क्या आप खुद को एक हिंदू नेता मानते हो या आप अनुसूचित जाति के लोगों का नेता मानते हैं? ये लगता है कि जो जिस रूप में देखें, क्योंकि हम लोग तो ऐसे दल के लोग हैं जो समाज के हर जी गलत पहलू का विरोध करते हैं। धर्म देखकर गलत का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि किसी ने कर दिया तो उसको अपराधी बता दिया, और इन्होंने कर दिया तो कहते हैं उनको अंदर मन से मान लिया कि ये हमारे वोट बैंक है, उनको बचाने का काम करते हैं। रात रात में कोर्ट कचहरियां खोली जाती हैं, उनको जो उनके ऊपर मुकदमे लगा करके जेल भेजने का काम उन सरकारों ने अपराधियों के ऊपर किया था, उनको छुड़वाने का काम करती हैं, उनको राजनीतिक मुकदमे बना करके उनको समाप्त करने का भी काम करते हैं। ऐसी सरकारें भी रही हैं। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप एक पुलिस थाने में को धमकी दे रहे थे, ये क्या मामला था पूरा? मामला था उस समय बिलौर के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक पहला फुसला करके भगा करके ले गया। लड़की नाबालिग थी और सूचना जब हुई तो कई बार मतलब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी में कई बार लोगों ने फ़ोन भी किया कि लड़की का कोई पता नहीं चल रहा है। तो मैंने बिलौर पुलिस से बात की और जानना चाहा कि वास्तविकता क्या है, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनकी बातों में कुछ गोलमोल बात भी है। मैंने पूछा कि क्या आपने इसके बदले में कुछ लोगों को बैठाला है थाने में, पूछताछ हो रही है या नहीं हो रही? लेकिन उस समय के जो थाना अध्यक्ष थे, मुझे उनकी भूमिका जो है संदेहास्पद लग रही थी। तो मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान कहीं से वापस आ रहा था देर रात, तो लगभग 2 बजे का समय होगा, तो बिल्लौर थाने के सामने से मेरा गुजरना हुआ। जी मैंने औचक निरीक्षण का एक प्रयास वहां पर किया तो देखा कि जिन लोगों के लिए थाना अध्यक्ष द्वारा ये बोला गया था कि इन लोगों को बैठाया गया है, तो वो लोग वास्तविकता में वहां बैठे थे। मैंने जानना चाहा कि लड़की कहाँ है वास्तविकता में। उन लोगों ने कहीं ना कहीं सब मिली भगत की छुपा करके रखा था, और मेरे थाने में आने के ठीक 1 घंटा बाद मुझे सूचना आती है कि वो लड़की अपने ही घर से बरामद हो गई। योजनाबद्ध तरीके से उस लड़की को इन लोगों ने बंद करके रखा था, और बाद में उस लड़की को उन्हीं के घर से, जो उस लड़की का घर था, उससे बरामद दिखाने करके उस मामले को समाप्त करने का प्रयास किया था। कई लोग संदेह के घेरे में थे, लेकिन क्योंकि माता पिता उस लड़की के संतुष्ट थे, लड़की उनको मिल गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम आगे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, विषय को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे लगता है ठीक है। भारत देश में बढ़ते बलात्कार के में क्या कहेंगे इसके बारे में, और जो हाल ही में ये मामला को घटना घटी हुई है बांग्लादेश में और बंगाल की, देखिए, ये भारत जो है ना एक सनातन संस्कृति का देश रहा है, और बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया में सनातन को मानने वाले लोग ही रहे। तमाम अब विघटन होते होते भारत तक सनातन धर्म भारत और नेपाल तक सीमित रह गया। अब इस सनातन धर्म में जब इनके धर्म ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से ये देश मातृ प्रधान देश रहा। अपने देश को भी हम लोग भारत माँ ही कहते हैं। जहाँ पर जिस देश को माँ कहते हो, जहाँ पर देवी दुर्गा की पूजा होती हो, जी ऐसा देश जो सालों तक, जिसमें रानियों को शासन करने का अधिकार प्राप्त रहा हो, बाद में मुगल आए तो उसके बाद पर्दा प्रथा हमारे देश के अंदर आ गई, राजा सिंहासन पर बैठने लगे, रानियां पर्दे के पीछे से अपना शासन करती रहीं।
ऐसी व्यवस्थाएं इस देश के अंदर लागू हुई। तमाम बार जब मुगल आए थे तो आपको याद होगा कि इस समय का जब महिलाएं थी उनको अपना सम्मान बचाना मुश्किल हो जाता था। तमाम ऐसे ही तमाम वर्ग थे समाज के जिन्होंने कभी इस्लाम नहीं स्वीकार किया। जी। उन्होंने हमेशा अपने को संघर्ष के दौर में रखा। तमाम जातियाँ थी जिन्होंने मैला ढोने का काम किया था, वो आज उन्हीं को समाज में पीछे अनुसूचित वर्ग में ला करके हम लोगों ने खड़ा कर दिया। तमाम ऐसी जातियाँ थी जिन्होंने उनके लिए जो जानवर निषेध थे उन जानवरों को अपने घर के बाहर परिसर में पालते थे ताकि वो मुगल आक्रांता उनके घर परिसर में ना आ सके, कि मुगलों में उन जानवरों के प्रति विशेष घृणा होती है, उसको वो अशुद्ध मानते हैं, वो आते नहीं थे। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें की गई और उनसे बचाव करने के तमाम प्रयास किए गए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रश्न था हम उस पर कहीं ना कहीं भटक गए होंगे। क्या है आपका प्रश्न? हमारा ये था कि जो घटना घटित हुई है कलकत्ता में, जो रेप मामला जो केस हुआ है, तो स्त्री का सम्मान सुरक्षित रखने जी का जो दौर आया था, जी जी जी, वो कहीं ना कहीं मुगल आक्रमण के बाद ही आया था। वैसे हमारे धर्म में भी तमाम तरह इसकी कुरीतियाँ आ गई थी, वो कुरीतियाँ धीमे धीमे समाप्त हुई हैं, इस भारत के कानून के माध्यम से भी समाप्त हुई हैं। हमारी सरकार ने जो बलात्कारी हैं, जो इस तरह के आरोपों में संलिप्त लोग हैं जी, उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत क्विक एक्शन होते हैं। जी बिल्कुल। इस तरह की जो जघन्य अपराध होते हैं, छुटपुट घटनाओं की अगर बात करें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जघन्य अपराधों में ऐसी स्थितियां कभी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पैदा होती हैं कि जहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाए कि आज पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल जल रहा है, आंदोलन कर रहा है। उसके कहीं ना कहीं असर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखा। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल हुई, जी, जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। तो समाज में एक संदेश देना कि स्त्री के प्रति सम्मान हमारा क्या होना चाहिए। हमारा देश में हमने बताया कि किस तरह से माताओं का सम्मान होता रहा, और उस सम्मान को कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने शिक्षा से धर्म को हटाया है। और एक इस्लामिक जो लोग हैं जी, इन्होंने आज भी अपनी शिक्षा से अपने धर्म को नहीं हटाया। ये आज भी वही मदरसे में जाना और वहीं की शिक्षा ग्रहण करना और वो ऐसी सोच को पीछे की ओर ले जाना। आज बताइए कि हमने हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहाँ पर संस्कृत वेद विद्यालय चल रहे हैं, कहाँ पर धर्म शिक्षा के केंद्र हैं। धार्मिक बातें कौन करता है? पंडित जी आते हैं, पूजा करा करके चले जाते हैं। उतना ही तो हमारा धर्म जिंदा है। सुबह हम धूप बत्ती जला लेते हैं, ईश्वर के सामने थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं और कुछ डिमांड कर देते हैं। इतनी सी हमारी धार्मिक आस्था रह गई। तमाम लोग यात्रा निकाल करके, तमाम बड़े बड़े आयोजन करके, भागवत करके, जागरण करके, तमाम इस तरह से भी अपनी धार्मिक भावनाओं को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब तक जो हमारी धर्म ग्रंथ हैं इनमें क्या लिखा है, किस तरह से एक्सप्लेन किया, आप बताइए। कि आपने देखा होगा कि भगवान राम का चरित्र जो था, दशरथ उनके पिता थे, उस पिता ने कहा कि किसी से वादा किया होगा कि भाई आखिरी समय पर हम वरदान मांगेंगे। तो कैकेयी जो उनकी रानी थी दशरथ की, उन्होंने कहा कि राम को राजगद्दी नहीं, उनको 14 साल वनवास भेजना है और भरत को सिंहासन देना है। ऐसा ही विषय आया था। पिता के एक बार कहने पर राम ने उनसे ये नहीं पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वनवास चले गए। उनके साथ में उनकी पत्नी भी गई, पत्नी धर्म का निर्वहन किया। साथ में भाई लक्ष्मण भी चले गए, उसने भाई का एक जो धर्म होता है उसका निर्वहन किया। भरत को जब गद्दी मिली तो उन्होंने उस पर बैठने से इनकार किया और भगवान श्री राम से खड़ाऊ लेकर के आए और उस सिंहासन पर रखी, और तब तक वो खड़ाऊ रख करके वो अयोध्या की सेवा करते रहे जब तक प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास खत्म नहीं हुआ। आज के समय में जब सोचेंगे ये सब चीजें कल्पना सी लगती है। क्या ऐसा कोई भाई भी हो सकता है? ऐसा कोई पुत्र हो सकता है क्या? ऐसी कोई पत्नी हो सकती है जो 14 साल तक अपने पति के साथ वनवास कर जाए? कहीं ना कहीं हमारे धर्म में जो चीजें लिखी हैं वो कोरी कल्पना नहीं है, वो समाज को एक बहुत बड़ी सीख देती हैं। और इनसे हमें दूर रखने का जो प्रयास किया गया है, मुझे लगता है कि धार्मिक शिक्षाओं को भी, उनका भी कुछ सिलेबस हमारे शिक्षा में जोड़ना चाहिए, जिससे जोड़ने से तमाम ऐसी बातें भी हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चलेंगी, ऐसे सैद्धांतिक चीज़ें पता चलेंगी। और विश्वास है कि अगर ये चीज़ें भी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से समाज में अच्छी सोच के लोग आगे बढ़ेंगे
और जिस तरह की जो मानसिक विकृति से गुजर रहे लोगों को भी कहीं ना कहीं ठीक किया जा सकता है। इतने जघन्य अपराध को करने वाले लोग विरले ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी संख्या निश्चित रूप से घटेगी। ऐसे सोच को जो उनके मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में आपने गांजा के मुद्दे पर एक ट्वीट किया था, क्या आप इजराइल द्वारा गांजा की गई कार्रवाई पर समर्थन करते हैं? इस समर्थन का क्या है, देखिए मैंने आपसे पहले भी यही कहा कि भारत हमेशा एक ऐसा देश रहा जिसने अपनी सीमाओं का हमेशा बचाव किया है। कभी किसी दूसरे की सीमा में हम घुसे नहीं जी। न कभी किसी दूसरे देश पर हमने ये इस मानसिकता से काम किया कि नहीं इस देश पर हमें हमला करना है, इस देश को अपने में मिला लेना है। लेकिन आप देखिए कि जिन जिन देशों में इस्लाम बढ़ा है, इस्लाम को मानने वाले लोग बढ़े हैं, वहां पर अशांति ही अशांति है। जी। चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, आप गाजा की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, यहाँ पर क्या है, आप देखिए कि यहाँ की सेनाएं तक जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको गद्दी से हटाने का काम करती है। सेना विद्रोह कर दे, सोचिए जिस देश की सेना में ही देशभक्ति नहीं होगी वो सेना कैसी सेना होगी, आप बताइए। जहां जहां पर ये अभी गाजा में भी आपने देखा कि गाजा के लोगों ने जब इजराइल पर हमला किया था तब इजराइल ने गाजा पर हमला किया था। फिर से एक बार वही उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। क्या ये देश ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम इस पूरी दुनिया के लिए खतरा है? क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि इस्लाम का पूरे दुनिया में परचम होगा? अगर इस सोच के साथ जी रहे हैं आप, तो आप मानवतावादी सोच के साथ नहीं है। आप बार बार अपनी हैवानियत का परिचय दे रहे हैं, आप अपने बुज़दिली का परिचय दे रहे हैं। जब आपके साथ वही घटना हो जाती है तो पूरे दुनिया में जो आपके धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब हिंदुओं के ऊपर अब दुराचार हुआ, अनाचार हुआ बांग्लादेश के अंदर, तब आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए? तब भी खड़े होना चाहिए अगर आप मानवतावादी हैं, मानवतावादी सोच रखते हैं। अगर लेकिन मुझे लगता है कि इस धर्म में सिर्फ इस्लामिक सोच, इस्लामिक कट्टरपंथ, इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता। आपके पिता के राजनीतिक और सामाजिक योगदान के आप किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? जिस तरह की सोच को लेकर के वो आगे बढ़े थे, जिस तरह की पृष्ठभूमि में उन्होंने जन्म लिया था। जी। किस तरीके की, मतलब क्या क्या आप उनके पद चिन्हों का सब निर्माण जानते कर हैं। रहे हैं? आप ये देखेंगे कि उन पर एक किताब लिखी गई थी। एक अंग्रेज थे उस समय, मैं उनका आपको बाद में डिटेल दे दूंगा। उन्होंने ये बताया था, उनको एक संज्ञा दी थी स्लम लॉर्ड मिलेनियर। जी। मतलब स्लम एरियाज जो होते हैं, बस्तियां होती हैं, जहाँ पलिन बस्तियां जिनको हम बोलते हैं। जी। अब हमारी सरकार में उसको सेवा बस्ती बोला जाने लगा है, जिनकी तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती थी, जो पानी, बिजली और आवास की समस्या से हमेशा ग्रसित रहते थे। जी। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे आबादी में जन्म लिया था उन्होंने। तो उन लोगों की क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में हमारी सरकार भी उसी पद चिन्ह पर काम कर रही, उसी चीज़ों को लेकर के चल रही है और हम अपनी सरकार के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। इन भारत के जो शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग है, इसकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। जो उस समय जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, जी। ये किसी बहुत ही रईस परिवार और खानदानी परिवार से नहीं थे कि बहुत पैसा इनके पास था, मामूली मजदूर पर वर्ग से थे। इनके शिक्षा के बाद बड़ी मुश्किल से शिक्षा हुई, उसके बाद जिस तरह से अपनी आजीविका को इन्होंने आगे चलाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया, देश की सेवा में है। वैसे ही देखा जाए तो पिताजी भी उस समय ऐसी पृष्ठभूमि में थे जहाँ पर मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि परिवार की कभी लोग आपस में बात करते हैं तो हमारे परिवार के 15 सदस्य 2 कमरों के अंदर रहा करते थे। 15 सदस्य, उसमें महिलाएं भी, बच्चे भी और हर तरह के लोग 2 कमरों में रहा करते थे। तो सिर्फ वो हमारे घर की कहानी नहीं थी, जी। हमारे उस क्षेत्र में रहने वाले हर घर की स्थिति ऐसी थी कि बहुत छोटे से सीमित दायरे में रहना, सब्जी, फल और छोटे छोटे कामों को करते थे। हमारा भी पैतृक व्यवसाय उस समय के हिसाब से, क्योंकि शिक्षा थी नहीं, तो हमारे यहाँ भी एक सुअर पालन का व्यवसाय हमारे पिताजी ने शुरू किया था। उस समय के हिसाब से वो चलता रहा और अभी कुछ समय तक चलता रहा और कहीं ना कहीं अब हम लोग उससे निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रैपिड फायर। आपको अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन तो रहेगा कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं?
आप राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं या नहीं, राजनीतिक नहीं, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। एक रोल मॉडल आप किसे मानते हैं जिसके तरीके आप बनना चाहें या बनना चाहते हो? रोल मॉडल तो देखा जाए तो मेरे पिताजी हैं जी। कि कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने काम करने की जो एक मंशा थी, इच्छा थी, उसको लेकर के जब आगे बढ़े थे, जी। बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास था। और जब मैं राजनीति में आया था तो उन्हीं की पृष्ठभूमि को लेकर के आया था, बाकी चीज़ें तो नहीं, लेकिन उनके काम करने का तरीका जो है उसको अपनाने का पूरा प्रयास है। अब मार्गदर्शन भी आप उनको ही मानते हैं अपना मार्गदर्शक? मेरी उनसे कभी बातचीत तो हुई नहीं। लेकिन जो चीजें उन्होंने की हुई हैं और जो उनके पर चिन्हों मतलब मानते हैं, आप उन्हीं को मानते हैं। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते हैं आप? बीएड किया था, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास किया था जी। उसी तरफ आगे भी बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में टीचर हो जाता। टीचर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या आपका मन क्या था बनने का टीचर के अलावा, या कोई व्यवसाय में जाने का मन था? नहीं, मुझे तो लगता था कि बस कोई नौकरी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए आपको उस समय में, ये दिख से ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते। आप खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय में वगैरह देखते हैं? अब समय नहीं मिलता है। पहले देखते थे? हाँ, पहले दिन। पसंदीदा एक्टर कौन सी है? एक्टर एक्ट्रेस? एक्टर की बात करें तो मुझे मनोज वाजपेयी का किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिस तरह का किरदार वो करते हैं, किरदार को जीवंत कर देते हैं। बहुत अच्छा मैंने देखी कई फिल्में, बड़ा अच्छा लगता है। और एक्ट्रेस? अब एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ लंबा समय हो गया है। नहीं तो पिछला बताइए, आपको पहले उस जमाने में आप देखते थे जब आप नौजवान थे अच्छी तरीके से, अभी भी आप नौजवान हैं। फिल्में कम देखते हैं, तो ना के बराबर ही देखते हैं। हाँ। आप कुछ पक्का नहीं बता सकते क्या है? अगर आप मुख्यमंत्री होते तो पहला कानून आप क्या लाते? अरे, इतनी बड़ी पोस्ट पे हमारे लिए जाना तो भी इतना नहीं है, लेकिन ये कि मैं अगर अपने मुख्यमंत्री जी से चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल में जरूर लाएं। ये बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए अभिशाप है, लोगों की तरक्की में बाधक है, इस देश की तरक्की में भी बाधक है। बीजेपी का ऐसा कोई नेता जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं? ऐसा तो कोई नहीं। बीजेपी का कोई नेता जिसे आप अपना मतलब उनको आप नेता मानते हैं, बीजेपी का सबसे आपके पसंदीदा नेता है बीजेपी के? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपको दूसरी पार्टी में जाने का मौका मिले तो आप किस पार्टी को चुनेंगे? राजनीति छोड़ देंगे। एक पार्टी का नाम बताना पड़ेगा आपको। कोई नहीं। कोई नहीं, कोई जवाब देना चाहते हैं आप? सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज क्या करते हैं आप? अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या पे लग जाता है। दिनचर्या पे? चाय पसंद है कि कॉफी आपको? दोनों ही। ज्यादा क्या पीते हैं? चाय। क्या आपने कभी किसी मजा स्थिति में झूठ बोलकर बचाव किया है, पहले या अभी? पहले तो अक्सर, मतलब पहले तो कम ही होता था, अब ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। अब ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है? क्योंकि समाज में झूठ सुनने वाले लोग ज्यादा हो गए। अच्छे से। अच्छा, अगर आपको टाइम मशीन दे दी जाए तो आप किस दौर में जाना चाहेंगे? टाइम मशीन दे दी जाए तो मुझे लगता है कि आज ही बेहतर है। आज ही बेहतर है। आपको पसंदीदा गाना कौन सा है आपका, जिसे हमेशा गुनगुनाते रहते हो? गाना कभी गुनगुनाते हुए ध्यान नहीं दिया। तो गाना कोई तो पसंद होगा आपको। गुनगुनाते कम है, ध्यान नहीं आ रहा। गाने तो सुनते होंगे आप। कोई सिंगर पसंद है आपको? सिंगर अभिजीत के गाने अच्छे लगते हैं। अभिजीत के? और कौन से गीत सुनते हैं आप पुराने गाने में? अभी बताइए आप। पुराने गाने में मतलब 90s वाले या उससे पहले वाले? 90s बताइए, या उससे पहले बता सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें 90s के तो कुमार सानू के ही गाने अच्छे थे उस समय। कुमार सानू के गाने थे। अच्छा, पसंदीदा गाड़ी कौन सी है आपकी? हमारी स्कॉर्पियो। जो आप भविष्य में लेना चाहते हो, आपकी ड्रीम कार है कोई? ड्रीम कार ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हो, कंट्री? पहले भारत बताइए, फिर उसके बाद विदेश में बताइए। अपने तो वैसे अपने जीवन काल में जो भी थोड़ा बहुत घूमा हुआ है जी,
वो भी इन 2-3 सालों में ही घूमे हुए हैं। तो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है घूमने के विषय में कि कहाँ क्या अच्छा है क्या नहीं। नहीं, भारत में आपको कहीं जाने का आपको वो जो आप सोच रहे हो आने वाले समय में कि हाँ समय मिलेगा तो हम आ जाएंगे घूमने? दक्षिण भारत के जो धार्मिक स्थल हैं अपने, उनका विजिट करने का मन है। मुझे एक बार मौका मिला था मैसूर जाने का, लेकिन वहाँ पर भी हम चामुंडेश्वरी मंदिर ही गए थे, उसके अलावा किसी और मंदिर नहीं गए थे। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पुरातन अपने हिंदू संस्कृति की बहुत अच्छी छाप मिलती है, तो वहाँ के मंदिरों में जाने का एक उद्देश्य अपना लक्ष्य है। सब विदेश में कहीं जाने का मन हुआ है आपका, या जाना चाहते हैं भविष्य में? हाँ, विदेश में अगर कोई जगह है तो मुझे लगता है कि मॉरिशस एक बार जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा मतलब अपने हिंदू धर्म की बहुत बड़ी आबादी रहती है। ये देखना है कि कैसा उनका जीवन है और कैसा जीवन यापन है। उनकी कार्यशैली वगैरह सब कुछ आप देखना चाहते हैं? ठीक है, हम खत्म करते हैं। और मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, और इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे नए युवाओं को कैसे अपनी राजनीतिक चीज़ें ठीक कर सकते हैं, अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।